Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444 or 2371-7106 or 2371-7117. And yes, if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आपके लिए लेकर के आए हैं और हम आपसे टेलीफोन पर बातचीत भी करेंगे। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 23314444, 23717106। हमारा तीसरा नंबर है 23717117 और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में है लालिमा नेजा डैंग। Thank you, Nikhil. Yes, the headlines first. Well, manufacturing activities in India touch a 3-month high in March this year. Oil prices soar sharply after OPEC members announce surprise move to cut output. And domestic benchmark indices end with marginal gains in first trading session of financial year 2023-24. भारत में विनिर्माण गतिविधियों ने मार्च में 3 महीने के सर्वोच्च स्तर को छुआ। ओपेक सदस्यों द्वारा उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद तेल की कीमतों में तेजी आई। देश के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। वित्त वर्ष 2023-24 के प्रारंभिक कारोबारी सत्र में वैश्विक शेयर बाजारों के रुख के बीच ये बढ़ोतरी देखी गई। और श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा जी। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। मार्च में मांग में लचीलेपन के बीच भारत के विनिर्माण क्षेत्र का क्रय प्रबंधक सूचकांक 3 महीने के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। देश के विनिर्माण क्षेत्र ने 3 महीने में तीव्र गति से विस्तार किया है। एक निजी व्यावसायिक सर्वेक्षण के अनुसार आपूर्ति के नए आदेशों और उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण इसे मजबूती मिली है। S&P ग्लोबल का भारत के लिए विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक फरवरी में 55.3 के स्तर पर था, जो मार्च में 56.4 के पार पहुंच गया। लगभग 21 महीने से ये सूचकांक 50 के स्तर पर बना हुआ है। N&P ग्लोबल का कहना है कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र में पिछले वित्त वर्ष के अंतिम 3 महीनों में शानदार प्रदर्शन हुआ है। शिशिर जी, ये बढ़ोतरी हमें किस दिशा में ले जा रही है? मतलब हम क्या महसूस कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जब हम लोग विनिर्माण की बात करते हैं, अगर हम इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड में इसका शेयर देखें, भागीदारी देखें, तो लगभग 15% है। अब इस भागीदारी पे आप कहेंगे कि ये कम है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हम लोग जॉब मल्टीप्लायर कहते हैं, यानी कि नौकरी के बहुत ज्यादा मौके विनिर्माण के क्षेत्र में बनते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1 जॉब देते हैं तो सर्विसेज सेक्टर में 2 से ज्यादा इनडायरेक्टली जॉब क्रिएट होता है अप्रत्यक्ष तौर पर। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखिए कि आपने एक कारखाना शुरू किया, वहां एक मजदूर रखा या 10 मजदूर रखे, तो आपको उन मजदूरों को लाने ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होगी, उसके अलावा वहां पर उनके खाने पीने का इंतजाम करना, तो ये सारी चीजें जो है वो अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार का निर्माण करती है। इसीलिए हमारे लिए इस इंडेक्स का बढ़ना इस बात की ओर इशारा करता है कि गतिविधियां बढ़ी हैं, लेकिन एक इस सर्वे का एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि रोजगार के मौके पर जो प्रबंधक हैं वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये हमारे लिए एक सोचने का विषय है कि काम बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार के नए मौके क्यों नहीं बन रहे हैं, तो इन आंकड़ों को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। It is also being said that the demand was less in March, partly because of the weather for many items.
How would Certainly, you say that? if you talk about the unseasonal rains during the month of February and March, many of the companies who are, say, in food processing or in these kind of, or even in consumer durables, they were not getting the kind of supply since the demand was not that high. And we also need to understand that demands in the rural area have been affected because of this unseasonal rains and because of some kind of damage which we are anticipating or which we are apprehending in various crops. So demands have been affected, and that thing can be seen in the two-wheeler sale, which has gone down. So that is why some of the manufacturing sectors saw lesser demand. But there are two positive elements. One is, of course, the cost inflation was low, and that is giving some kind of advantage. The other thing is that the other expenses, especially in terms of human resources, that didn't go up. So these two added to the manufacturing company's balance sheet. And also, there was a lot of pending demands in terms of exports and other things. Those have also helped in having this PMI at 56.4 in the month of March. And what's your view on the fact that it's a 3-day meeting of RBI's Monetary Policy Committee, which commenced today? How do you think that will shape up? I think the meeting will end likely with 20 to 25 basis point rise. That will take to the total rise of 275 basis point in just 1 year, which is not a good news, especially for those who have taken home loan on the floating rate or automobile loan on the floating rate, because their EMI will go up or the number of EMI will go up. That's a reality. But we need to understand that RBI's main job is to control the inflation, and the core inflation is still above 6%. And if we talk about the headline inflation, it is more than 6.4 or 6.5%. Even in the month of March, which the number will be out on 12th of this month, we are expecting that inflation will be something around 6 to 6.25. That means there is no other option but to raise the rate. और इस बीच हमारे साथ हमारे पहले कॉलर कार्यक्रम के अंशुमान जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो हाँ अंशुमान जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाय, सो मेरा क्वेश्चन ये है कि करंटली जिस टाइप का इन्फ्लेशन इंक्रीज है, ठीक है, और सॉरी जिस टाइप का इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, जैसे अभी जैसे आपने बताया 275 बेसिस पॉइंट से एक 1.5 साल में बढ़ा है, तो जो हमारी पॉलिसीज है लाइक LIC एक्सेट्रा, जिनका हमको ईयरली मतलब थ्रू आउट यील्ड जो है अराउंड 6-7% आता है, तो क्या ये इस टाइप के पीरियड में उस पॉलिसीज को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर हम उसको अगर सरेंडर करके जो वैल्यू आती है उसको होम लोन में अगर ये करे, मतलब ओके बिल्कुल अंशुमन जी, देखिए इसमें दो मुद्दे हैं। आपने जो एक जीवन बीमा पॉलिसी की बात करी, यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो छोटी बचत योजनाएं होती हैं जिनके ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है, और उसकी बढ़ोतरी की एक वजह यह भी है कि जब कभी भी RBI जब नीतिगत ब्याज दर में, जिसको हम लोग रेपो रेट के नाम से जानते हैं, उसमें बढ़ोतरी करता है, तो हमारा ध्यान अमूमन कर्ज पे होता है। लेकिन हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि जमा पर भी ब्याज दरें बढ़ती हैं। तो अगर 250 बेसिस पॉइंट या लगभग 2.5% की बढ़ोतरी नीतिगत ब्याज दर में हुई है, तो जमा पर भी ब्याज दरें बढ़ी हैं। तो ऐसे में आपके सामने एक विकल्प ये है कि आप छोटी बचत योजनाओं में अगर आपके पास पैसा है, वहां पर आप नए सिरे से भी निवेश कर सकते हैं, और जो कंटिन्यूअस स्कीम है उसको आप बढ़ा सकते हैं। जहां तक रहा सवाल जीवन बीमा का, जीवन बीमा को की पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना उचित नहीं है। ये सुरक्षित रखना आपकी जिंदगी की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी होता है, तो आप इसे बनाए रखें, और इसकी जगह पर अगर आपके पास थोड़ी सी भी अतिरिक्त रकम है तो उसे आप छोटी बचत योजनाओं या बैंक में रख सकते हैं। छोटी बचत योजनाओं में आपको टैक्स का भी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पुरानी आयकर की व्यवस्था अपनानी होगी, नई कर की व्यवस्था में आपके लिए सुविधा नहीं होगी। Shishir, going by what you're saying कि जो जमा पूंजी है उस पे भी बढ़ेगा। We were rejoicing with FDs at about 7% interest rate, which was around 5 to 6 earlier. $1 million question for many, especially senior citizens who depend on FDs. Do we see an interest rate hike there? Of course, we will see another round of rate hike, because the banks have a problem. If they do not hike the rate, then there will be a possibility of what we can say that lesser deposits. Now, when the small saving interest rate on the small savings have gone up,
So banks are facing a tough competition from the post office schemes and other schemes. So they need to increase that. So what we are expecting that when there is a 20 or 25 basis point rise in the interest rate on after the Monetary Policy Committee, we will see one more round of rate hike on deposits, and that's certainly a good news for the senior citizens especially, because normally all the banks and even in the small saving, senior citizens get additional interest rate. Right, so let's keep our fingers crossed and look forward to that. Meanwhile, friends, I'm going to announce the numbers once again for you to call us. Well, the numbers on which you can call us are 23314444, 23717106 and 23717117. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Would you like to announce once again, Nikhil, the numbers? जी हाँ, एक बार फिर से मैं घोषणा कर देता हूँ अपने श्रोताओं के लिए। हमारे नंबर है 23314444, हमारा दूसरा नंबर है 23717106 और हमारा तीसरा नंबर है 23717117। और यदि आप हमें दिल्ली के बाहर से फोन करना चाह रहे हैं तो आप हमें इन नंबर से पहले 011 लगाकर कॉल करें। और हम थोड़ा शेयर बाजार पर नजर डाल दें तो देश के प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। वित्त वर्ष 2024 के प्रारंभिक कारोबारी सत्र के पहले दिन वैश्विक शेयर बाजारों के रुख के बीच की बढ़ोतरी देखी गई। दोनों शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी दिन के कारोबार में लगभग लाभ और हानि के बीच में झूल रहे थे, लेकिन अंत में मामूली बढ़त के साथ कारोबारी सत्र संपन्न हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 115 अंक यानी कि 0.19% चढ़कर 59,106 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 38 अंक यानी कि 0.22% ऊपर आकर 17,398 पर पहुंच गया। विस्तारित बाजार की ओर चले तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.4% की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.2% की वृद्धि दर्ज हुई। और इस बीच दिल्ली से संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हेलो जी संजय जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मार्केट में अभी रिकरिंग डिपॉजिट के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है अभी 7% मिल रहा है, तो क्या रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 10 ईयर्स के लिए जाना सही रहेगा या एसआईपी में इन्वेस्ट करना अधिक सही रहेगा? संजय जी, ये निर्भर करता है कि आपकी उम्र क्या है। अगर आपकी उम्र अभी जैसे 40 साल के करीब में हो या 50 साल के करीब में हो तो आपके लिए इक्विटी एसआईपी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और जहां पर आप 5 साल और 7 साल के लिए या 10 साल तक के लिए आप एसआईपी लें। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है तो उसमें आपके लिए सुरक्षित माध्यम को तलाशना बेहतर होगा, चाहे वो बैंक का फिक्स डिपॉजिट या रेकरिंग डिपॉजिट हो या फिर आप पोस्ट ऑफिस में भी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसमें रख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के स्मॉल सेविंग स्कीम पे अभी इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हुई है तो वहां पर आपको फायदा हो सकता है। All right, we are now joined by Apar Goel calling us from Gurugram. Yes, Apar, please ask a question. मैम, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमारे रेट्स बढ़ रहे हैं तो हमारा डेट म्यूचुअल फंड्स पे क्या असर होगा इनका? अपार, इनफैक्ट इस समय में डेट म्यूचुअल फंड वाले सबसे ज्यादा परेशानी में है क्योंकि उनके लिए जो इंडेक्सेशन बेनिफिट था माफ कीजिएगा, वो 1 अप्रैल से वापस ले लिया गया है, तो उसकी वजह से उनके ऊपर कर की देनदारी बढ़ेगी। तो डेट म्यूचुअल फंड में आपके लिए निश्चित तौर पर सुरक्षा तो है, लेकिन उस पर आपको कर ज्यादा देना पड़ सकता है। तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो आप मिक्स कर लें, इक्विटी में भी कुछ लगाएं जहां पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिल सकता है और कुछ पैसा आप डेट में लगाएं। अगर ये आप पोर्टफोलियो रीएलोकेशन कर लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। जयपुर से नवनीत जुड़े हुए हमारे साथ में। हेलो। या गुड इवनिंग नवनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, आपका प्रश्न पूछिए। Yeah, this is my question regarding the RBI repo rate hike. We understand the RBI has been regularly hiking repo rate, and right now we have a repo rate somewhere around 6.75. So definitely all the middle class people, they are feeling the heat about this repo rate hike, continuous repo rate hike, and their house loan interests have gone to the roof. So RBI should not pause at this juncture and wait for the lag effect of this repo rate hike for another 3 to 6 months. So that's why the middle class may feel the relief, and then definitely market may witness a more credit demand. I think it's echoing the sentiment of many yes, people. I totally agree with you, and as a common person, I would definitely go for a
or I would voice equally with you to go for a pause in the policy rate hike. But the problem is that RBI's main job is to control the inflation. At this moment, the inflation rate is above the targeted, or what we call as the upper tolerance level of 6% plus. The other problem is that the core inflation, which is minus the volatile price like fuel and food, that is also around 6%. So that is giving some kind of headache to Monetary Policy Committee. And it is not only of the India Central Bank, but also of the other banks also, all across the central banks all over the world. They are facing this problem, whether they should go for more and more rate hike because the inflation is high. So at this moment, of course, if there is another rate hike, your EMI will go up, or the number of EMI will go up, or you will have to pay EMI for the longer period. That's a reality. But we also need to understand that if there are 200 crore plus, if there are 44 crore plus loan account holders, there are 200 crore plus deposit holders. So deposit holders will get some kind of relief in terms of the higher interest rate. And of course, the loan, those who have taken loan, they will have to face some heat. Yeah, inflation is very high in US and Europe at the moment, right? Exactly. All right, let's take a look at oil right now. Well, oil prices today rose sharply after leading members of the OPEC cartel said they will cut production, a surprise move that stands to boost gasoline bills and inflation in the Western countries. The Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, comprising Saudi Arabia, Iraq and several Gulf states and their allies, including Russia, said they were cutting output by more than 1 million barrels of oil a day from May until the end of the year. In intraday trade, Brent crude was trading at around $84.10 per barrel, while West Texas Intermediate WTI crude price was at $79.83 per barrel when reports last came in. So what would you say to this, Shishir? Oil prices going up, how does it affect our economy? See, the last rate cut was in May 2022. And now we are almost reaching May 2023. So it's almost a year. And after May 2022, we haven't seen the price revision. Even the crude prices came down. Now the good news is that we are importing more and more from Russia. So that is giving some kind of comfort because they are supplying at lower price or at the discount. So we are not having that kind of problem of higher crude prices. That, for example, if you take the today's number, today the prices rose by almost $5 a barrel after the OPEC announced a production cut, and Russia said that they will go with the production continue with the production cut. So what I understand that when we have more and more import from Russia, it will give some kind of comfort. But at one given point of time, the government will have to think that what kind of a strategy it should adopt. Should it go for another round of rate cut, in terms of excise duty? Because crude is not important. Important for us is the petrol and diesel, where the prices are fixed according to the international prices, what we call as the import parity prices. So that we need to keep in mind. Crude prices are coming down, but we also have to think what is happening on the international market, what is happening in the international market in terms of petrol and diesel prices. और गुरुग्राम से हमारे साथ अगले श्रोता है उमेश। हेलो। हाय। हाँ उमेश जी, आपका प्रश्न क्या है? जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक ये है कि अगर सब ऐसे ही रेट बढ़ाता रहा और बट साथ साथ अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, तो क्या ये बाकी देशों के लिए प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि बाकी देश भी उस हिसाब से रेट बढ़ा रहे हैं। और इससे एसोसिएटेड एक सेकंड क्वेश्चन है कि हम कब एक्सपेक्ट करें कि इंडिया में अब रेट बढ़ना बंद हो जाएगा so that हम डेट फंड के अंदर कुछ इन्वेस्ट कर सकें? दूसरा सवाल आपका बहुत ही कठिन है और मेरे लिए भी उसका जवाब देना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि इन्फ्लेशन की जो स्थिति है, महंगाई दर की स्थिति है, वो अभी बहुत संभलती हुई नहीं दिख रही है। और देखिए, एक चीज आपने गौर किया होगा कि फरवरी और मार्च के महीने में ये जो बेमौसम की बरसात हुई है, इससे खाद्य की जो महंगाई दर है, इसके ऊपर असर की आशंका है। अब वही दूसरी ओर जो एक दूसरा बड़ा जोखिम आ गया कि जो कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया गया, वो भी हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। तो उम्मीद ये थी, अभी तक उम्मीद ये थी कि अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जो आज से शुरू हुई है, इसमें रेट हाइक जो होगा वो शायद इसके बाद हमको देखने को ना मिले। लेकिन अगर कोर इन्फ्लेशन 6% के ऊपर बना रहा और हेडलाइन इन्फ्लेशन 6.2 या 6.4 के करीब में बना रहा, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर आप रेट हाइक देखें तो शायद आपको
तो वहां पर मैं कोई अच्छी खबर आपको नहीं दे सकता हूं। ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम है। रहा सवाल आपका पहला जो प्रश्न था कि फेडरल रिजर्व का, ये देखिए ये भी एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है कि वहां पर ब्याज दरें बढ़ रही हैं लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही है। यानी कि एक तरीके से उद्योग ने उस चीज को एब्जॉर्ब कर लिया है, अपने आप को उसके हिसाब से तैयार कर लिया है, तो इसलिए उसका असर वहां पर उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा। ये एक तरीके से फेडरल रिजर्व को एक साहस दे रहा है कि आप एक बार फिर ब्याज दर बढ़ाएं। फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि भारत जैसे जितने भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उनके शेयर बाजारों से पैसा बाहर निकलेगा। तो हमारे लिए एक चुनौती तो ये है। दूसरी ये है कि चूंकि अभी यूक्रेन क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुआ है, बाकी भी जो अगर जियो पॉलिटिकल हम लोग बात करें वहां पर भी हमें कोई राहत मिलते हुआ नहीं दिख रहा है, तो उससे आपके जो महंगाई है और खासतौर पे जो आयातित महंगाई जिसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि आपके खाने के तेल की बात करें चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, दोनों ही तेल पर उसका असर पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर तो नहीं होगी। और दूसरा ये होगा कि फेडरल रिजर्व बढ़ाता है तो दूसरे भी जो केंद्रीय बैंक हैं वो उसके तरफ ही कुछ करना बेहतर समझेंगे। All right, we are now joined by Brijesh calling us from Noida. जी ब्रजेश, ये सवाल पूछें। हाँ, मेरा एक सवाल ये है, ये अभी डीए का जो एक्स्ट्रा 4% देंगे तो 38% प्लस 4% देंगे, तो 38% का जो मेजरमेंट करते हैं ये तो क्यूमुलेटिव मेजरमेंट है। डीए बढ़ते रहा 38 में चला गया। इन बिटवीन इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ गया और प्रेजेंट डेट में इन्फ्लेशन रेट नियर अबाउट 8%, 7.75%। तो 4% डीए बढ़ाने से ये एक आईवास नहीं है। मतलब ये अल्टीमेटली तो 38% क्यों बोलते हैं, 4% बढ़ रहा है ना, 38% तो क्यूमुलेटिव है। देखिए ब्रिजेश जी, जो हम लोग सीपीआई आईडब्ल्यू यूज करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, महंगाई भत्ते के आकलन के लिए, उसमें 6 महीने की जो चाल होती है उसके आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। अब दूसरी बात यह है कि जो दूसरी बढ़ोतरी जो कि 1 जुलाई से उम्मीद है, अब उस पर फैसले के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अभी जो बढ़ोतरी हुई है वो 1 जनवरी से हुई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब आगे जब पूजा के समय में जब फैसला होता है, अमूमन यही एक साइकिल है, तो शायद आपको और बढ़ोतरी देखने को मिले। All right, let's take a look at the stocks now. Key domestic stocks ended with marginal gains today in the first trading session of financial year 2024 amid positive global cues. Both benchmark indices swung between gains and losses in volatile trade, finally closing on a positive note. The Sensex at the Bombay Stock Exchange rose 115 points or 0.19% to finish at 59,106, while Nifty at the National Stock Exchange gained 38 points or 0.22% to settle at 17,398. In the broader market at the BSE, mid-cap index ended higher at 0.4% and the small-cap index surged 1.2%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 22 firms rose while 8 fell. Maruti gained 2.5%, Bajaj Finance climbed 1.7% and Bharti Airtel added 1.6%. On the other hand, Infosys and ITC declined 1.2% each and Hindustan Unilever slipped 0.9%. In sectoral indices at the BSE, 13 sectors logged gains while 7 witnessed losses. Telecommunication advanced 1.8%, auto industry rose 1.4%, while consumer discretionary added 1.1%. However, oil and gas sector declined 0.6%, power and FMCG fell 0.3% each. The overall market breadth was positive as shares of 2,773 companies rose while those of 856 companies fell. A total of 130 shares remained unchanged. And now we have Lakshmi Pant Kothari calling us all the way from Kolkata. Ji Lakshmi Pant ji, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून मार्केट मंत्रा। गुड आफ्टरनून जी। और शिशिर जी को भी मैं सलाम करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम सर। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो कैपिटल गेन में जो इंडेक्सेशन को अबोलिश किया है इस बार के फाइनेंस बिल में जी, इंडेक्सेशन को अबोलिश किया है, तो ये किस एसेट्स में लागू होगा और ये किसने थोड़ा सा डिटेल में कर सकते हैं? देखिए, इसका सबसे ज्यादा असर जो है आपके डेट म्यूचुअल फंड पे पड़ेगा, जहां 3 साल के बाद के इन्वेस्टमेंट पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा नुकसान है। हाइब्रिड में आपको कुछ हद तक नुकसान है।
तो ऐसे में आपके लिए बेहतर ये है कि आप अगर इक्विटी फंड में या फिर आप बैलेंस फंड में थोड़ा पैसा लगाएं जिसमें डेट का शेयर जो है वो 65% से कम हो, तो वो आपके लिए थोड़ा फायदेमंद हो सकता है। और इसके अलावा आपके पास दूसरा विकल्प है, चाहे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप चले जाएं या फिर आप जो पोस्ट ऑफिस की जो बचत योजना है इनमें जाना चाहते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। अगर आपने केवल और केवल टैक्स बचाने के हिसाब से करना है तो ये सारे विकल्प हैं। अगर आप भविष्य में कैपिटल का जो इसको कहा जाए कि इंक्रीज हो, आपकी पूंजी बढ़े, आपका निवेश बढ़े, तो आपके लिए अगर आपकी उम्र अगर 50 वर्ष से कम का है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप एक विकल्प अपना सकते हैं। इधर ओपेक प्लस गठबंधन द्वारा आश्चर्यजनक रूप से तेल के उत्पादन में कटौती किए जाने की घोषणा के बाद निवेशकों द्वारा अमेरिका के मुद्रास्फीति के बारे में चिंताओं के दूर होने से एशियाई तथा यूरोपीय बाजारों में तेजी आई। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी को छोड़कर ज्यादातर एशियाई बाजारों में आज बढ़त दर्ज की गई। कॉस्पी में आज 0.2% की सुस्ती देखी गई। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 1% की बढ़ोतरी हुई। हांगकांग का हेंग सेंग सूचकांक करीब बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुआ। जापान के निक्केई 225 में आज 0.5% की वृद्धि दर्ज हुई। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम सूचकांक 0.7% ऊपर चढ़कर बंद हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में आज मामूली रूप से बढ़त का रुख देखने को मिला। जर्मनी का डेक्स बिना किसी खास उतार चढ़ाव के कारोबार कर रहा था। फ्रांस का कैक 0.5% ऊपर आ गया और लंदन का FTSE 100 0.8% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहा था। इस बीच मुंबई से स्वाति जुड़ी हुई हमारे साथ में। हेलो स्वाति जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ जी, नमस्कार सर। माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। कैन वी एक्सपेक्ट अ हाइक इन इट्स इंटरेस्ट रेट आल्सो? If you can remember, Swati ji, the rate has just been reset with effective from April 1, 2023. And we are expecting that if the trend continues in terms of the policy rate hike, we may see another rate hike when the next reset period will start from July 1. और अब रुपए पे नजर डालें। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज $82.33 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में बिना किसी उतार चढ़ाव के 102.42 पर चल रहा था। और गोल्ड पर नजर डालें तो वैश्विक तेल उत्पादकों द्वारा उत्पादन में कटौती किए जाने की घोषणा के बाद उपजी महंगाई की चिंताओं के बीच सोने के मूल्य में बढ़त देखी गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल के वायदा कारोबार में सोना $208 के उछाल के साथ $59,610 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। मई अनुबंध वाली चांदी $42 ऊपर चढ़कर $72,260 प्रति किलो पर थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना उछाल के साथ $1,991.60 प्रति औंस पर था। वहीं चांदी गिरावट के साथ $24.07 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। शिशिर जी, हमने देखा कि जो घोषणा की गई तेल उत्पादन में कटौती की, उसका असर गोल्ड मार्केट पे भी पड़ा और आज ये उछाल भी देखने को मिल रहा है। देखिए, माफ कीजिएगा, सोने की अगर बात करिए तो वित्त वर्ष 2022-23 में सोना ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, लगभग 16% के ऊपर रिटर्न दिया है। तो सोना निश्चित तौर पर जब कभी भी वैश्विक परिस्थितियां विपरीत होती है तो सबसे ज्यादा निवेश सोने में होता है, क्योंकि सोने को 2 वजह से, एक तो इसको एनी टाइम कैश माना जाता है कि कभी भी आप चाहो तो इसको आप बेच करके आप नगद ला सकते हो। दूसरा यह है कि सोने चूंकि बहुत ही सीमित आपूर्ति है तो उसकी एप्रिसिएशन, उसके दाम बढ़ने के ज्यादा आसार होते हैं। और तीसरा, ये सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो इन सब कारणों से अगर आप शेयर बाजार से तुलना करें या बॉन्ड बाजार से तुलना करें, इन सब चीजों से कहीं सोना बेहतर है। तो इसीलिए आप ये बढ़ोतरी देख रहे हैं, क्योंकि कच्चे तेल के भाव बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं तो लोग पैसा लगाएंगे, तो वो सोना है। तो चलते चलते आप ऑयल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑयल में जहां कच्चे तेल की बात है तो अगर कच्चे तेल में हम बढ़ोतरी देख सकते हैं, क्योंकि ओपेक और ओपेक प्लस की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने उत्पादन कटौती की बात कही है। हमारे लिए जो एक राहत की बात बस इतनी हुई कि हम रूस से कितना ज्यादा डिस्काउंटेड ऑयल मंगवा सकते हैं। दूसरी चीज जो हमको नजर रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है, क्योंकि वही चीज आपके घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत तय करते हैं। यानी कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि महंगाई की जो दर है भारत में, इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अभी फिलहाल देखिए, इस समय में जब तक दाम नहीं बढ़ते हैं, खुदरा दाम नहीं बढ़ते हैं, तो पेट्रोल डीजल की वजह से उस पर नहीं होगा। लेकिन हमारे लिए चिंता फूड प्रोडक्ट जी। और शिशिर जी, स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार जी। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Manufacturing activities in India touch a 3-month high in March this year.
Oil prices soar sharply after OPEC members announced surprise move to cut output, and domestic benchmark indices end with marginal gains in first trading session of financial year 2023-24. And with that, we end this edition of Market Mantra. This is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil, signing off. Namaskar. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.